टू द फ्रेमिंग क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का कोशिका का चैप्टर 1। हमने फर्स्ट पार्ट देख चुके थे। अब फर्स्ट पार्ट के बाद मैं लाया हूँ सेकेंड पार्ट। इसके अंदर हम देखेंगे कोशिका के जो अवयव है, जो कोशिका के जो भाग जो आते हैं, और उनमें से जो आईएमपी क्वेश्चंस जो आते हैं आपके रेलवे, पीएससी, एसआई, सीजीएल, इन सब में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो उनके बारे में आज हम देखते हैं। और इसके 3D डायग्राम और बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको इंटरेस्ट और अच्छा लगेगा कि क्या क्या चीजें। तो उससे पहले मैं इसमें ये चीज बता देता हूँ आपको दोस्तों। अब हमने बात कर रहे हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। अगर मैं बात करूं तो एक बेसिक थिंग अब हम देख लेते हैं कि पादप कोशिका का आकार हमेशा ध्यान रखने कि ये रहता है रेक्टेंगल टाइप का, रहता है आयत टाइप का रहता है। और अगर मैं बात करता हूँ एनिमल सेल की, जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका का आकार रहता है सर्कुलर रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें। और पूरे लेक्चर में हम देखेंगे कोशिका झिल्ली क्या होती है, लाइसोसोम क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, इसके महत्व क्या है और क्यों उनको से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की ओर। आज का पहला जो है कोशिका के अवयव अवयव में फर्स्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं। तो इसका पहला भाग जो आएगा आपका प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या फिर हम बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली कह सकते हैं। जो ये बाहर वाला जो सरफेस जो है, ये जो बना हुआ रहता है, ये आपके एनिमल सेल के अंदर या जंतु कोशिका के अंदर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो बना रहता है प्लाज्मा झिल्ली का। अब इसके बारे में हम देखते हैं। कोशिका के सभी अवयव, मतलब जितने भी उसके अंदर जो पार्ट होंगे, एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन नाम अलग अलग ध्यान रखिएगा। या जंतु में, पादप में, सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। और इसका निर्माण ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण जो है, ये जो बाहर की सरफेस है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं जंतु वाले में। और बाहर और पादप की जो सेकेंड वाली जो सरफेस जो रहती है, ये वाली, इसको कोशिका झिल्ली। और बाहर वाली जो पादप की जो सरफेस रहती है, पादप मतलब होता है प्लांट, ये कहलाती है आपकी सेल वॉल। तो ध्यान रखिएगा, पादप की दूसरी नंबर की और जंतु में पहले नंबर की चीज को क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली कहते हैं दोस्तों। तो ये किस किस की बनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण जो है लिपिड लिपिड होता है आपका, फैट जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम वसा जो बोल सकते हैं, लिपिड, या और प्रोटीन और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। देखिए इसका जो डायग्राम जो है, ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, दैट मीन्स क्या हो गया आपका लिपिड। लिपिड ये इन तीनों से मिलके बना हुआ रहता है कोशिका भित्ति। और जो कोशिका झिल्ली जो रहती है वो क्या रहती है, अर्ध पारगम्य रहती है, सेमी परमिएबल झिल्ली होती है, जिसका कार्य कोशिका के अवयवी, मतलब जितने भी पार्ट होंगे, जैसे ये जो है अंदर के जितने भी लाइसोसोम और सारी चीजें जो है, इनको एक स्टोर करके रखने का काम रहता है किसका, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली का रहता है। और ये कैसी रहती है, अर्धपारगम। अर्धपारगम में मतलब ये कुछ चीजों को अलाउ करती है कोशिका के अंदर आना, और कुछ चीजों को वहीं पे रोक देती है। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूँ, पानी। अगर मैं त्वचा का उदाहरण लेता हूँ, तो त्वचा जो है, त्वचा के पसीना जो आता है वो त्वचा के आर पार निकल सकता है। अब ब्लड भी जो रहता है वो तरल अवस्था में रहता है। अब ब्लड जो रहता है तो वो त्वचा के आर पार निकल पाता है क्या, नहीं। मतलब सेमी प्रिएबल, एक एग्जांपल लिया था, सेमी मतलब कुछ पदार्थों को ये अलाउ करता है कि इसके आर पार जा सके, और कुछ को नहीं करता है, जिस कारण से इसका सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम इसका नाम दिया गया है किसका, कोशिका झिल्ली का। ठीक है, और ये सारे पदार्थों को क्या करके रखती, स्टोर करके रखती है। किस किस से बनी हुई है, प्रोटीन से, लिपिड से और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये इसका 3 डायग्राम था। इसके बाद हम देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को कहा जाता है सेल वॉल। ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये केवल जो है आपके प्लांट सरफेस, ये देख सकते हैं आप, सेल वॉल जो है केवल पादप कोशिका में बाहर की सरफेस, जो कठोर पदार्थ जो रहता है वो बाहर की सरफेस बनाता है। तो इसमें हम देखते हैं, यह केवल पादप, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछते हैं,
सेल वॉल किसमें पाई जाती है, तो ध्यान रखना पादप में, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखिए सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या चीज, कोशिका भित्ति। यह कोशिका यह कोशिका के सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, सेल वॉल, और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देने के लिए रहता है। और किसके बाहर रहता है, ये कोशिका झिल्ली के बाहर। देखिए पादप की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली, कोशिका की झिल्ली के बाहर कौन सी चीज है, सेल वॉल है। और ये केवल किस में पाई जाती है, तो ध्यान रखिए दोस्तों ये केवल प्लांट में पाई जाता है, क्या, सेल वॉल, या फिर मैं बोल सकता हूँ कोशिका भित्ति। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। देखो तीसरा पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे हम बात कर ले पादप कोशिका की या फिर जंतु कोशिका की। इसे बोलते हैं केंद्रक, और ये रहता है एकदम सेंटर भाग, जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। ये देखिए दोनों में, पादप और जंतु सभी में पाया जाता है। और इसका कार्य हम देख लेते हैं दोस्तों। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अवयव है, जो कोशिका के प्रबंधक, ठीक है, कोशिका का मैनेजमेंट जो रहता है वो कहाँ से संचालित होता है, तो ध्यान रखिएगा वो केंद्रक से संचालित होता है। और इसके अंदर मैं बता दूं, केंद्रक को सुरक्षित रखने के लिए न्यूक्लियस इन्वेलप रहता है, उसको बाहर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अंदर न्यूक्लियस, और इसके अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सारी चीजें पाई जाती है, ठीक है। और प्रोटीन जो है आप ध्यान रखिएगा, हिस्टोन नामक जो प्रोटीन है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और केंद्रक का एक अन्य नाम भी है, तो ध्यान रखिएगा इसका एक अन्य नाम है कोशिका का मस्तिष्क। ध्यान रखिएगा, एक कोशिका का प्रबंधक अगर आए या फिर कोशिका का मस्तिष्क आए, तो ध्यान रखिएगा किसको कहते हैं, केंद्रक। केंद्रक में धागे जैसी संरचना वाला पदार्थ भरा रहता है, जो प्रोटीन और डीएनए, ध्यान रखिए ये जो आप पदार्थ देख रहे हो प्रोटीन और डीएनए का बना रहता है, डीएनए से बनता है। और इसमें इसको जो दोनों जो मिलते हैं आपके डीएनए और प्रोटीन दोनों जो मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन कहा जाता है। और ये वंशानुगत जो गुण रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले गुणसूत्र क्रोमोसोम का निर्माण निर्माण इसी क्रोमेटिन धागे से होता है, ठीक है। ध्यान रखिए किसे, क्रोमेटिन धागे से होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगली चीज इसी के अंदर। अब केंद्रक और केंद्रिका क्या होता है, केंद्रक के अंदर पूरी ही चीज आ जाएगी। ये आपका पूरा केंद्रक है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर अंदर जो है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, न्यूक्लियस रहता है, तो वो सेंटर भाग कहलाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिए वही पॉइंट बोला जा रहा है, इसमें जीव की आनुवांशिक जानकारी निहित होती है, ठीक है। और केंद्रक के अंदर केंद्रिका, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस रहता है, तो यह केंद्रक का घटक रहता है, उसके अंदर पाया जाता है। यह दो झिल्लियों से घिरा रहता है, ठीक है। और यह घिरा नहीं रहता है, क्योंकि इसमें ये जो सेंटर वाला भाग जो देख रहे हैं वो केंद्रिका कहलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं इसका। यह कोशिका की कार्य प्रणाली और संरचना को नियंत्रित करता है, जो पूरा न्यूक्लियस जो रहता है, सेंटर वाला भाग। और यह राइबोसोम को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, उसके संश्लेषण में सहायक होता है। अब इसके अंदर जो हम देख रहे हैं, केंद्रक के अंदर जो पार्ट, ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसके अंदर क्या रहते हैं, क्रोमेटिन धागे रहते हैं। अब क्रोमेटिन में क्या हो गया, देखिए क्रोमेटिन हो गया, अब ये धागे हैं। और ये जो सेंट्रोसोम रहता है, इसका मैं कार्य बता देता हूँ, इसको वो हिंदी में कहते हैं तारक का। इसका काम रहता है कोशिका विभाजन में मदद करना। जब सेल डिवीजन जब होते हैं, तो सेंट्रोसोम क्या करता है, इसको डिवाइड करने में मदद करता है। और फिर ये जब स्ट्रेट धागे हो जाते हैं, तो उसको गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम कहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी और संरचना और सेंटर और देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जो तस्वीर देखी जाती है, ये अभी हमने जो ऊपर डायग्राम देखा, क्रोमोसोम के अंदर जो छोटे छोटे जो धागे होते हैं दोस्तों,
ये जो धागे आप देख रहे हैं थ्रेड टाइप में रहते हैं, तो ये दो चीजों से मिलके बने हैं दोस्तों। सबसे पहला अगर न्यूक्लियस के अंदर हम जा रहे हैं तो हिस्टोन नामक ये प्रोटीन आप ये देख रहे हैं गोल टाइप का, स्पाइरल टाइप का है। अब इसके ऊपर क्या लिपटा हुआ रहता है, इसके ऊपर डीएनए होता है। ध्यान रखिएगा, हिस्टोन नामक प्रोटीन के ऊपर ये देखिए कॉइल टाइप में जो बने हुए हैं, ऊपर जो लिपटा हुआ है वो क्या है, डीएनए। किसके ऊपर, हिस्टोन नामक प्रोटीन। और ये कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर। अब इसके अंदर और चीजें देख लेते हैं जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या अक्सर पूछी जाती है, तो ध्यान रखिए आप 46 गुणसूत्र है, 46 क्रोमोसोम। अगर पेयर पूछी जाए तो 23 है। डॉग के अंदर कितने होते हैं, 78 क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। चिंपांजी में कितने दोस्तों, 48। बंदर में कितने हैं, 42। उसके बाद तितली में गुणसूत्र जो है, क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं 380। और सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो टेरिडोफाइटा मतलब पादप की एक प्रजाति है, उसके अंदर 1300 से 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। चींटी में सबसे कम गुणसूत्र हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 गुणसूत्र हैं। और आलू में कितने पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा 48। इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि गुणसूत्र की संख्या जरूर आती है एग्जाम में। अगली चीज देखते हैं हम दोस्तों, जीव द्रव। जीव द्रव का अन्य नाम जो है, उसका अन्य नाम ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्मा भी कहा जाता है, ये कोशिका द्रव द्रव और केंद्रक सहित कोशिका के सभी भाग मिलकर प्रोटोप्लाज्मा बनाते हैं। यह कोशिका का प्रमुख जीवित द्रव है। ठीक है, कोशिका की जीवित इकाई भी प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। जैसे ये पूरा ये कोशिका झिल्ली हो जाएगी आपकी, और ये केंद्रक जो अभी हमने पढ़ा है, और ये सारे जो पार्ट है। और कोशिका में ध्यान रखिएगा दोस्तों 80% क्या रहता है, इसके अंदर जल रहता है, वाटर। ठीक है, कोशिका में अक्सर क्वेश्चन आता है कोशिका का 80% भाग किसका बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा जल का बना हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हम प्रोटोप्लाज्मा जो है आपका जीव द्रव जो है वो किससे बना है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब ये केंद्रक के बाहर का जो द्रव है वो हो गया, और केंद्रक दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। और इसको हिंदी में नाम क्या है इसका दोस्तों, इसका हिंदी में नाम है जीव द्रव। ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है, जीव द्रव नाम है प्रोटोप्लाज्मा। अब साइटोप्लाज्म के बारे में हम देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म जो था, ये ध्यान रखिएगा केंद्रक के बाहर जो द्रव होता है, और कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव होता है, द्रव मतलब लिक्विड, तो उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव या फिर साइटोप्लाज्म। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा, आपको ये एग्जाम में हिंदी में नाम बहुत कम मिलेगा। आपको हिंदी में भी लिखाएगा, साइटोप्लाज्म करके लिखा हुआ आएगा, तो ध्यान रखिएगा साइटोप्लाज्म क्या हो गया, केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव पाया जाता है, उस द्रव को क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ जो रहता है वो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहलाता है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर, ध्यान रखिए केंद्रक झिल्ली के बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। और अगर हम साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों को अगर जोड़ देते तो क्या बनता है दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म बनता है, जीव द्रव बनता है। और कोशिका में 80% क्या रहता है, वाटर रहता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम के आपके बारे में बता देता हूँ। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन संश्लेषण में या फिर प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। और ये जो है केंद्रक, केंद्रक के बाहर जो होता है केंद्रक, न्यूक्लियस इन्वलप, और जुड़ा रहता है अंतःप्रद्वी जालिका जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम के ऊपर लगा रहता है राइबोसोम। देखिए अंतःप्रद्वी जालिका के खुरदुरे भाग पर लगा रहता है राइबोसोम। ध्यान रखिएगा कौन लगा रहता है, राइबोसोम। और राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जिस कारण से इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसका 80% भाग जो है दोस्तों
किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। किसका? राइबोसोम का, जिस कारण से इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसकी खोज जो है 1955 में पेलेडे ने करी थी, ध्यान रखिएगा। जॉर्ज इमेल पेलाडे जो है उन्होंने इसकी खोज करी थी, तथा इसका नामकरण रिचर्ड रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने 1958 में किया था। तो आपको राइबोसोम के बारे में 3 पॉइंट याद रखना है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसकी खोज पेलाडे ने करी थी, इसका नामकरण रॉबर्ट ने करा था। और एक और प्रश्न, ये राइबोसोम जो है अंतःप्राद्वीय जालिका एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम के ऊपर लगा हुआ रहता है। तो ये था छठा भाग। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं लाइसोसोम। और लाइसोसोम के बारे में बता देता हूं मैं आपको। लाइसोसोम की खोज जो है डी डुवे ने की थी, और जो कि सूक्ष्म गोल इकाई झिल्ली या फिर थैलीनुमा संरचना से बना हुआ रहता है, और यह भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ रहता है। अब इसका क्या काम रहता है? ये सारी चीजों को अपने अंदर रखता है, अपने अंदर रखता है। और इसके अंदर जो भरा रहता है, इसकी बाहर की सरफेस लिपिड की बनी हुई रहती है। इसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहता है वो चीज भरी हुई रहती है। ध्यान रखिएगा, क्या चीज भरी रहती है? HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अंदर भरा रहता है। किसके अंदर? लाइसोसोम। वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विषाणु और इस सब को अपने अंदर लेके पाचन क्रिया में पचा देता है। और कभी कभी इस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, ये थैली जो है, लाइसोसोम की जो थैली जो है वो कभी कभी फट जाती है, जिस कारण से पूरी कोशिका भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो जिस कारण से इसको कचरा निपटान प्रणाली या फिर आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। देखिए, इसमें 24 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, लाइसोसोम को कहा जाता है। और राइबोसोम को क्या कहा था? प्रोटीन की फैक्ट्री। और लाइसोसोम को हमने कहा है आत्महत्या की थैली। अगला भाग आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता देता हूँ। कुछ कैप्सूल की तरह रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर आपका डीएनए पाया जाता है, जिस कारण से इसको कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसके 3 पॉइंट याद रखिएगा। 1890 में अल्टमैन ने इसकी खोज की थी, एवं इसका नामकरण कार्ल बेंडा ने 1898 8 साल बाद इसका नामकरण करा था। तो ध्यान रखिएगा, अल्टमैन और बेंडा। अल्टमैन ने कब? 1890, और बेंडा ने 1898 में इसके बारे में बताया था। ये जो रहता है कोशिका के श्वसन स्थल भी कहलाता है, रेस्पिरेशन। और इसके अंदर जो ऊर्जा मुक्त होती है, 31 ग्राम ग्लूकोज में 38 ATP एड्रोनसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा जो रहती है, ऊर्जा इसमें टूटती है। 38 ATP रहता है, जिसमें से 36 जो रहती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी क्या होती है? टूटती है, जिस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और इसके बारे में ध्यान रखिएगा, अल्टमैन ने इसके बारे में बताया था, कार्ल बेंडा ने इसका नामकरण करा है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। 38 में से 36 एटीपी जो है ग्लूकोज की जो है वो कहाँ टूटती है? माइटोकॉन्ड्रिया में टूटती है दोस्तों। अगला देख ले, गोल्जी। ठीक है, इसकी खोज कैमलिन गोल्जी ने की थी। अब इसका प्रमुख कार्य मैं बता देता हूँ, इसका एक ही पॉइंट आता है। इससे का प्रमुख कार्य है यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक मैनेजमेंट काम रहता है। यह कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली या फिर लाइसोसोम जो है, या नहीं बोल सकते, सॉरी, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और लाइसोसोम, इन सभी का निर्माण करता है कौन? तो ध्यान रखिएगा, गोल्गी बॉडी निर्माण करती है। अब हम देखते हैं लवक। जो प्लास्टाइड जो रहता है वो केवल किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। ये 3 प्रकार का रहता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं लवक, वर्णी लवक। वर्णी लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट। ये जो रहता है लाल, पीला और नारंगी रंग प्रदान करता है पौधों को। ध्यान रखिएगा,
अब इसमें क्रोमोप्लास्ट में ये चीज ध्यान रखिएगा, टमाटर का लाल रंग किस कारण से, लाइकोपीन जो है वर्णी लवक के कारण आता है। चुकंदर मतलब बीटानिन का लाल रंग बीट रूट जो रहता है उसका लाल रंग जो रहता है बीटानिन के कारण होता है। और गाजर का जो रंग रहता है येलोइश सेंटर भाग में, वो भी किसके कारण आता है दोस्तों, या फिर नारंगी जो रंग जो रहता है वो किस कारण से आता है, कैरोटीन की वजह के कारण आता है। इसके बाद अगर देखते हैं हम हरित लवक रहता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम रहता है पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से या फिर क्लोरोप्लास्ट की वजह से रहता है। वो पत्तियों में धातु जो रहती है वो ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम धातु रहती है और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, जिस कारण से इसको कोशिका का रसोई घर भी ध्यान रखिए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, इस तरीके से कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो भाग रहता है अवर्णी लवक, यह अवर्णी लवक हमेशा पादप की जड़ों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है, पादप की जड़ों में। तो ये लवक के 3 प्रकार थे। तो आज हमने देखा कोशिका के अवयव, इसके बाद कोशिका विभाजन और डीएनए अगले पार्ट में, और फिर उसके बाद जो रहेगा हम उसके क्वेश्चन लगाएंगे आईएमपी मोस्ट आईएमपी। आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।